नमस्कार, मैं मनोज सर पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ और ये वीडियो भी आपके लिए खास होने वाला है, चूंकि हम विकास की अवस्था पढ़ रहे हैं, बाल विकास की अवस्था। बाल विकास की अवस्था के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे दूसरी अवस्था पे, यानी दूसरी अवस्था का मतलब ये देखा जाए तो हमारे वीडियोस का ये तीसरी अवस्था है ना। और इस अवस्था को हम एडोलसेंस यानी किशोरावस्था का नाम दे। किशोरावस्था विकास की तीसरी अवस्था के रूप में है ये किशोरावस्था। गाइस, किशोरावस्था एडोलसेंस यानी ये भी देखा जाए तो विकास का एक महत्वपूर्ण अवस्था के रूप में है। और महत्वपूर्ण अवस्था क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। चेंजिंग बालक में, किशोर में, किशोरियों में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। और इसी परिवर्तन को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि किशोरावस्था में वो परिवर्तन कौन कौन सा है, किस तरह से ये परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, चर्चा करने से पहले निवेदन करेंगे कि आप यदि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए, एज के हिसाब से, तो ये 12 से 18 यानी 12 से 18 की आयु किशोरावस्था के रूप में देखी जा रही है। 12 से 18 वर्ष, ठीक है, 12 से 18 वर्ष। देखिए, ये जो अवस्था है दरअसल बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है। बाल्यावस्था की समाप्ति और प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ जो होता है, उसके पहले की जो अवस्था, उसको हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसको विस्तृत देखते हैं। मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। बाल्यावस्था समाप्त होती है और शुरू होती है किशोरावस्था। यह अवस्था युवा अवस्था अथवा परिपक्व अवस्था तक रहती है। क्या? परिपक्व अवस्था तक रहती है। यह सतत प्रक्रिया है। इसे बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य संधि काल, देखिए हम क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं गाइस, संधि काल कहते हैं। एक चीज तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि संधि काल की अवस्था किसको कहा जाता है, तो किशोरावस्था को। किशोरावस्था को हम संधि काल के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि इस अवस्था की विडंबना होती, बालक स्वयं को बड़ा समझता है, लेकिन बड़े उसे क्या समझते हैं, छोटा समझते हैं। ठीक है। जबकि क्रो एंड क्रो ने क्या लिखा है, क्रो एंड क्रो ने लिखा है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यूथ represent the energy of the present and the hope of the future। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किशोर के महत्व के विषय में हैडो कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी गाइस। ये रिपोर्ट क्या है, इस रिपोर्ट के बारे में हम जाने। देखिए, 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार का उठना प्रारंभ होता है। यानी हैडो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक के नसों में ज्वार का उठना प्रारंभ होता है। यानी बालक के नसों में ज्वार का उठना आरंभ होता है, जिसको हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया जाए तथा इस ज्वार के साथ एक नई, यानी ज्वार यानी शक्ति के साथ एक नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त किया जा सकता है।
ठीक है, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार का उठना प्रारंभ होता है, जिसको किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। यदि इस शक्ति और ज्वार की धारा के साथ हम एक यात्रा आरंभ करें तो निश्चित ही हम परिवर्तन कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बाल्यावस्था के समापन अर्थात 13 वर्ष की आयु से किशोरावस्था का आरंभ होता है। ठीक है, कहीं कहीं 12 वर्ष की आयु से मिलता है, कहीं कहीं 13 वर्ष की आयु से किशोरावस्था का प्रारंभ मानता है। ठीक, इसके बाद आगे यानी जर्सील्ड के शब्दों में, जर्सील्ड महोदय क्या कहते हैं? जर्सील्ड के शब्दों में कहते हैं कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यानी कि जर्सील्ड का कथन है, जर्सील्ड इंपॉर्टेंट कथन है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से और किशोरावस्था की तरफ, या हम यूं कह रहे बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, गति करता है। ठीक है, और अगली परिभाषा हमारी मिलेगी स्टेनले हॉल की। गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा स्टेनले हॉल की मिलेगी आपको, जिसे किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा जाता है। ये कथन किसका है? स्टेनले हॉल का है। इस कथन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन के नाम से भी जाना जाएगा। यानी यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यानी इसको अगर हम देखें तो यहाँ 4S से भी हम संबोधित कर सकते हैं। 4S यानी स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। ठीक है, 4S के नाम से भी हम इसको संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर ये किशोरावस्था है। इसके बाद फिर कथन आता है ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन के अनुसार। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन क्या कहते हैं? किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह स्वर्णिम समय है या वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली थी। ठीक है, तो इस तरह से प्राय किशोरावस्था के रूप में देखा जा रहा है। जर्सील्ड का, ब्लेयर जोन्स सिम्पसन का यह कथन था। ठीक, इसके बाद किशोरावस्था के कुछ सिद्धांत हम देखें। किशोरावस्था के कुछ सिद्धांत, सिद्धांत क्या है? हम इस सिद्धांत पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। ठीक है, ये सिद्धांत यानी थियरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, इसके सिद्धांत क्या है? देखिए, किशोरावस्था के विकास के दो सिद्धांत माने जाते हैं। ठीक है, पहले सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। यानी एक आकस्मिक विकास का सिद्धांत है, और दूसरा जो होता है उसको हम क्रमिक विकास का सिद्धांत मानते हैं कि ये क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत यानी एकाएक होने वाला विकास। यानी अब देखिए, एक पुस्तक है स्टेनले हॉल की, एडोलसेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है गाइस, अक्सर एग्जाम में मिलता है। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है या एडोलसेंस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो एडोलसेंस स्टेनले हॉल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इस पुस्तक में प्राय स्टेनले हॉल ने लिखा है कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन दिखाई देता है वह एकदम से होता है, अर्थात अचानक होता है। ठीक है, इसके संदर्भ में स्टेनले हॉल कहते हैं कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत नाम से स्पष्ट है, क्रम से होने वाला विकास है। अब क्रमिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में 3 मनोवैज्ञानिकों के नाम फेमस हैं, किंग है, थॉर्नडाइक है और हॉलिंगवर्थ। यानी किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ, इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि जो किशोरावस्था का क्रमिक विकास की प्रक्रिया है वह, इसका मतलब है कि एक क्रम से होने वाला विकास। ठीक है, यानी किंग ने लिखा है, किंग ने क्या लिखा है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार हमारी किशोरावस्था है।
यानी किशोरावस्था भी उसी प्रकार है कि किशोरावस्था के प्रारंभ होने से पहले बाल्यावस्था में यानी पूर्व की अवस्था में ही आने वाली अवस्थाओं के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके विकास का एक सिद्धांत रहा। विकास का सिद्धांत अमूमन दो प्रकार से है, क्रमिक विकास का सिद्धांत और आकस्मिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, पुस्तक एडोलसेंस स्टैनले हॉल की है, 1904 में लिखी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक, अगली कड़ी में हम देखते हैं किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। ठीक है, ये क्यों कहा गया कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ऐसी मान्यता क्यों? देखिए, कठिन काल चूंकि किलपैट्रिक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये माना कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल के रूप में होता है। ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ एडोलसेंस, यानी एडोलसेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे कठिन काल के रूप में किशोरावस्था को देखा जाता है। अब कठिन क्यों है, इसके संदर्भ में कई विचारधाराएं हैं। भाई, किशोर है, किशोरों में संवेग अधिक देखने को मिल रहा है, तूफान अधिक है, उसमें विरोध की भावनाएं बहुत ज्यादा मिल रही हैं, है ना? तो ये सारी चीजें जो है 4S जिसको स्टैनले हॉल ने कहा था, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक, तो ये तमाम प्रकार के जो संघर्ष दिखाई दे रहे हैं, विरोध दिखाई दे रहे हैं, तनाव दिखाई दे रहे हैं, इसका कोई ना कोई वजह है और इसी वजह से ये जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। तो सबसे पहले इस अवस्था में अपराधी प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर होती है, पहला पॉइंट। ठीक है, कि अपराधी प्रवृत्ति जो होती है वह पराकाष्ठा पर होती है। ठीक है, नशीली वस्तुओं का सेवन बच्चा प्रारंभ कर देता है, अमूमन नशीली वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं। ठीक, दूसरा कथन क्या कहता है, इस अवस्था में समायोजन न कर सकने की वजह से मृत्यु दर अधिक होती है। ठीक, मानसिक रोगों से वह ग्रस्त हो जाता है। तीसरा क्या कहता है कि इस अवस्था में किशोर के आवेगों और संवेगों में इतनी ज्यादा परिवर्तनशीलता होती है कि वह अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। ठीक है, चौथा कथन क्या कहता है, किशोर अपने मूल्यों, आदर्शों और संवेगों में संघर्ष का अनुभव करता है, इसके परिणाम स्वरूप भी वह सही तरीके से अपनी स्थिति नहीं बना पाता। ठीक, पांचवा क्या कहता है कि किशोर बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों अवस्थाओं में रहता है, अतः उसे ना तो बाल्यावस्था समझ में आता है और न ही प्रौढ़ावस्था समझ में आता है। ठीक है, इस अवस्था में किशोर का शारीरिक विकास इतनी तीव्र गति से होता है कि उसमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, अगला कहता है कि इस अवस्था में किशोर का पारिवारिक जीवन कष्टमय होता है, क्योंकि स्वतंत्रता का वह इच्छुक होता है और स्वतंत्रता न मिलने की वजह से वह कष्टमय जीवन व्यतीत करने के लिए सोचता है। ठीक है, आठवां क्या कहता है कि इस अवस्था में किशोर संवेगों, रुचियों, भावनाओं, दृष्टिकोणों आदि में इतनी ज्यादा परिवर्तनशीलता होती है कि वह प्रायः अस्थिर हो जाता है। ठीक, तो ये चीजें जो थी, ये गाइस एक प्रकार से उसके कठिन काल होने का कारण था। कि कठिन काल क्यों है, तो इसका मतलब यही था कि वो तमाम प्रकार के दुर्गुण, तमाम प्रकार की अस्थिरता, तमाम प्रकार की नशीली दवाओं का सेवन, नशीली पदार्थों का सेवन, तमाम प्रकार के क्रोध, संवेग, इमोशन, ये सारी चीजें जो है उसको कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता की चाह है, ये सब कुछ चीजें उसको कठिन काल के रूप में बना देती है। ठीक है, इसकी हम विशेषता की बात कर ले, इंपॉर्टेंट है विशेषता, अक्सर एग्जाम में मिल जाता है कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो विशेषता के संदर्भ में यानी चूंकि हमने पहले ही देखा था कि ये दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था माना जाता है, तो इस अवस्था को यानी किशोरावस्था को केवल एक शब्द कहा जाता है और वो शब्द क्या है, चेंजिंग, यानी परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन शब्द ही उसको कहा जाता है, यानी ये परिवर्तन, यानी यही इसका सूचक है किशोरावस्था का। इतने ज्यादा परिवर्तन होते हैं तो वो उसकी विशेषताओं के रूप में एक प्रमुख विशेषता या एक प्रमुख सूचक शब्द जो कह ले वो परिवर्तन है। ठीक है, विज्ञ एवं हंट क्या कहते हैं इसके संदर्भ में, किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वो क्या है, परिवर्तन। और ये परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक सभी प्रकार से होता है। ठीक, तो परिवर्तन शब्द से ही प्रायः ये जाना जाता है।
इसके बाद पहला जो विशेषता है वह है शारीरिक विकास। यानी किशोरावस्था में शारीरिक विकास सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। शारीरिक विकास का एक सर्वश्रेष्ठ काल है क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शारीरिक रूप से बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का उगना है, रोमावलियों का उगना है, या अन्य प्रकार के तमाम प्रकार की चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। इस कथन के संदर्भ में कॉलिशनिक का एक कथन है। कॉलिशनिक महोदय क्या कहते हैं, किशोरों और किशोरियों दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए सबल, स्वस्थ और उत्साही बनना, जबकि किशोरियों के लिए अपनी आकृति को नारी जातीय आकर्षण प्रदान करना होता है। ठीक है। दूसरी विशेषता इसकी मानसिक विकास। तो मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होता है। प्रायः कल्पना और दिवा सपनों की बहुलता देखने को मिलती है। इसमें बुद्धि की अधिकतम विकास होने लगती है, सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, तर्क करने की क्षमता आ जाती है, तमाम प्रकार के चिंतन मनन करने की क्षमता प्रायः इसमें देखने को मिलती है। इस संदर्भ में भी कॉल्सनिक का विचार है कि किशोर की मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है, अतः वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं में रुचि लेने लगता है। इन समस्याओं के संबंध में अपने विचारों का वह निर्माण करने लगता है। ठीक है। इसलिए मानसिक विकास भी काफी तीव्र गति से होता है। ठीक। अगला देखते हैं घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता। यानी इस अवस्था के बालक की एक प्रमुख विशेषता घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता। यानी हमारे पास तो मित्र होते हैं, चूंकि हमने बाल्यावस्था में देखा था कि ये टोली दल समूह की अवस्था है। हमने बहुत सारे समूहों का निर्माण किया है, बहुत सारे टोलियों का हमने निर्माण किया है, लेकिन उसमें किशोरावस्था की एक विशेषता कि उन्हीं टोलियों में से कोई व्यक्तिगत मित्र होगा हमारा, जिससे हम अपने सुख दुख, या बच्चा अपने सुख दुख उससे व्यक्त करता है। ठीक है। तो वह उसका जो है व्यक्तिगत मित्र होता है। वैलेंटाइन इस कथन के संदर्भ में क्या कहते हैं, वैलेंटाइन कहते हैं घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्यवहारों में भिन्नता पाई जाती है। यानी किशोरावस्था के बालकों के व्यवहार में भिन्नता होती है। ये क्या होती है कि उनके आवेग और संवेग में इतनी प्रबलता होती है कि जिसकी वजह से वह विभिन्न प्रकार के अवसरों में विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है, इसलिए उसके व्यवहारों में भिन्नता पाई जाती है। इस संदर्भ में BN झा साहब क्या लिखते हैं कि हमारे सबसे संवेगात्मक व्यवहार में हमारे सबके, ये जो है यहां होगा, हमारे सबके व्यवहार, संवेगात्मक व्यवहार में कुछ विरोध होता है, पर किशोरावस्था में यह व्यवहार विशेष रूप से स्पष्ट होता है। ठीक है। आगे स्थिरता व समायोजन का अभाव। हाँ, ये चीज है इसमें कि किशोरावस्था के बालकों में स्थिरता बहुत कम पाई जाती है और साथ ही साथ उनके समायोजन का भी अभाव होता है। मीन्स वो समायोजन नहीं कर पाते। अब समायोजन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि भाई जो कठिन काल माना गया ना इसको, वो कठिन इसलिए बना दिए हैं। अगर उन्होंने कठिन, चूंकि बालक स्वयं को कठिन बना दिया, ये काल ही कठिन बना दिया है वो, तो इस वजह से वो समायोजन नहीं कर पाते और स्थिरता उनमें नहीं आ पाती है। ठीक है। तो राउस महोदय इस संदर्भ में क्या कहते हैं कि शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण से समायोजन करने का कार्य फिर से आरंभ करना पड़ता है। यानी शिशुओं के समान उसे फिर से समायोजन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। ठीक है। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। यानी इस अवस्था की प्रमुख विशेषता में स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना होती है। यानी किशोरावस्था की एक प्रमुख इच्छा होती है बालकों की कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हों, किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन ना हो, ना माता पिता का कोई बाउंडेशन हो, ना तो घर परिवार का कोई बाउंडेशन हो, हम स्वतंत्र होकर हर कार्य को करें। ठीक है। और उसी स्वतंत्रता के अभाव में वो क्या करते हैं, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और ये विद्रोह इतना भयानक हो जाता है कि कभी कभी वो सुसाइड जैसे कृत्य को भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। तो इस संदर्भ में कॉल्सनिक लिखते हैं किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, उसे अपनी स्वतंत्रता के लक्ष्य प्राप्त करने से जो रोकता हो। यानी प्रौढ़ व्यक्ति जो उनको सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग बताते हैं, उन्हें वह अपने मार्ग का बाधा समझता है। ठीक है। चलिए अगला है काम शक्ति की परिपक्वता। ठीक है। कर्मेंद्रियों की परिपक्वता और काम शक्ति का विकास इस अवस्था की विशेष भूमिका है। ठीक है। प्रायः इस अवस्था में जो बालक है वो काम शक्ति में काफी ज्यादा परिपक्व हो जाता है।
ठीक, अगला हम देखेंगे समूह का महत्व। वो ग्रुप का निर्माण करता है, समूह का निर्माण करता है, जो उसके मित्र मंडली होती है, पूरा एक झुंड होता है, समूह होता है। तो उन समूहों को वो महत्व देता है कि उन समूहों का वेशभूषा क्या है, उन समूहों का विचार क्या है, उन समूहों का अपना कोई मोटो होगा, अपना कोई लोगोस होगा, उनके जो विचार होते हैं प्रायः वो उसी के अनुसार चलता है, उसी को श्रेष्ठ समझता है। ठीक है, यानी इस संदर्भ में विज्ञ एवं हंट क्या कहते हैं, विज्ञ एवं हंट कहते हैं जिन समूहों से किशोरों का संबंध होता है उनसे उनके लगभग सभी कार्य प्रभावित होते हैं। समूह उनकी भाषा, नैतिक मूल्य, वस्त्र पहनने एवं आदतों और भोजन की विधियों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अगला है रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता। यानी किशोरावस्था की एक विशेषता है कि प्राय 15 वर्ष की आयु तक किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, उसके बाद उनकी रुचियों में कुछ स्थिरता आती है। वैलेंटाइन कहते हैं इसके संदर्भ में कि किशोर बालकों और बालिकाओं की रुचियों में समानता भी होती है और विभिन्नता भी होती है। ठीक है, यानी समानता और विभिन्नता दोनों पाई जाती है। ठीक है, समाज सेवा की भावना, किशोरों में समाज सेवा की भावना तीव्र होती है। इस संबंध में राउस कहते हैं किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। उसका उदार हृदय मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत होता है और वह आदर्श समाज का निर्माण करने में सहायता देने के लिए उद्विग्न होता है। ठीक है, अगला है ईश्वर व धर्म में विश्वास। यानी किशोरावस्था के बालकों का ईश्वर व धर्म में विश्वास होता है, काफी ज्यादा वो विश्वास करने लगता है, जीवन दर्शन का वो निर्माण करने लगता है। अगला पॉइंट है जीवन दर्शन का निर्माण। यानी इस अवस्था के बालक जो है वह जीवन दर्शन का निर्माण करने लगते हैं, अर्थात कि बालक अच्छी बुरी, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक बातों के बारे में नाना प्रकार की बातें सोचते हैं और उसी के आधार पर वो जीवन दर्शन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी अपराध प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, किशोरावस्था तो अपराध प्रवृत्ति का सबसे प्रमुख अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें अपराध प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है और वैलेंटाइन कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही अपने व्यावसायिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करता है। ठीक है, अब ये अपराध प्रवृत्तियां क्यों होती है भाई? इच्छा, निराशा, असफलता, प्रेम का अभाव आदि बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चा अपराध प्रवृत्ति में लिप्त हो जाता है। ठीक है, स्थिति व महत्व की अभिलाषा भी इसमें बहुत ज्यादा होती है। बच्चा स्थिति व महत्व की अभिलाषा में भी प्रायः अपराधी बन जाता है या अपने आप को तमाम प्रकार के गलत कार्यों में लगा देता है। वो इसलिए क्योंकि वह स्थिति व महत्व का आकांक्षी हो जाता है। ठीक है, इस संदर्भ में सिम्पसन क्या कहते हैं, ब्लेयर जॉन सिम्पसन कहते हैं किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। ठीक, व्यवसाय का चुनाव करना प्रायः इसमें भी चिंतित होते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन, कि हम कौन सा व्यवसाय लें, कौन सा व्यवसाय हमारे लिए बेहतर होगा, कौन से व्यवसाय में हम अपना अच्छा भविष्य निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रायः ये चीजें देखने को मिलती हैं। और इसके बाद देखिए किशोर की व्यवहार प्रवृत्तियां, ये क्या होता है? ट्रेंड्स, बिहेवियर ट्रेंड्स एंड एडोलसेंट। देखिए, ब्लेयर जॉन सिम्पसन का कथन है कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोन्स और उनके साथियों ने किशोरों की विशिष्ट समस्याओं के विस्तृत अध्ययन किया। इसी अध्ययन के आधार पर स्किनर ने अधिकांश निष्कर्ष निकाला। और वो निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला कि व्यवहार समस्याओं और प्रवृत्तियों के वर्णन के आधार पर पहला है किशोरों को बहुधा आदर्शवादी होना, दूसरा किशोरों में समायोजन की समस्या का प्रायः कठिन होना, किशोरों में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा होना, किशोरों में लिंग संबंधी संतोषप्रद कार्य करने की आकांक्षा होना, किशोरों के लिए व्यक्तिगत व्यवसाय संबंधी निर्णय लेना, किशोरों का अपनी शारीरिक शक्ति और व्यक्तिगत पर्याप्तता का मूल्यांकन करना, किशोरों में अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को स्थापित करने की अभिलाषा होना, किशोरों का वयस्क व्यवहार अनेक विधियों को सीखने का प्रयत्न करता है। ठीक है, इस संदर्भ में कथन है स्किनर का। स्किनर कहते हैं कि किशोर के व्यवहार का अंतिम और महत्वपूर्ण स्वरूप व्यक्तित्व प्रवणता की दिशा में बढ़ने में लक्षित होता है। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये दरअसल किशोरावस्था के संदर्भ में था, उसकी एक प्रवृत्ति थी, उसका एक टेंडेंसी था।
बात हम शिक्षा के स्वरूप का कर रहे हैं कि ऐसे बालकों को जो जिनमें 4S हो, यानी स्ट्रेस हो, स्टॉर्म हो, स्ट्राइक हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए हमें शिक्षा कैसे बनानी चाहिए, किस तरह से बनानी चाहिए, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो देख लीजिए, ये किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलसेंस, ठीक है, स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो रिपोर्ट हेडो कमेटी का आपने रिपोर्ट देखा ही था। हेडो कमेटी की रिपोर्ट ने ही बता दिया था कि बालक की नसों का खून बहुत गर्म होता है, यानी ज्वार भाटे के समान होता है, जिसमें तमाम प्रकार के क्रिया प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं, ठीक है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो हमें शिक्षा का स्वरूप देने के लिए सबसे पहले शारीरिक विकास के लिए शिक्षा देनी चाहिए। शारीरिक विकास यानी किशोरावस्था में शरीरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, ठीक, उनको उचित शिक्षा प्रदान करके शारीरिक सबल और सुडौल बनाया जा सकता है। मानसिक विकास के लिए शिक्षा दिया जा सकता है कि किस तरह से बालक का मानसिक विकास बेहतर हो सके, बालक कैसे संतुष्ट होगा, बालक किस तरह से अपने अस्तित्व को समझेगा, ये सारी चीजें जो है प्रायः उसके मानसिक विकास के संदर्भ में शिक्षा का स्वरूप जब निर्मित करेंगे तो उसके आधार पर होगा। तीसरा है संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा होगा, यानी किशोर अनेक संवेग से संघर्ष करता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें पाठ्य से आगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाए, ठीक है, जिससे उसका मार्ग बदला जा सके। दूसरा कि कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी विशेष स्थान दिया जाए, ठीक, सामाजिक संबंधों की शिक्षा दिया जाए, यानी उसको आचार व्यवहार, रहन सहन, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाए, सामाजिक संबंध कैसे होते हैं, सामाजिक संबंध की क्या आवश्यकता है, इन सारी चीजों की शिक्षा दिया जाए। इसके साथ साथ स्काउट गाइड, खेल कूद, इन सारी चीजों को भी सामाजिक संबंध के लिए अपनाया जाए, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा, यानी किशोरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं और आवश्यकताओं को सभी शिक्षाविद स्वीकार करते हैं, तो विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम बनाने चाहिए जिससे किशोरों की व्यक्तिगत मांगों की पूर्ति किया जा सके, ठीक है। इसके बाद पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, यानी बालक के व्यवसाय से पहले हमें शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा हो, जीवन दर्शन की शिक्षा दिया जाए, धार्मिक व नैतिकता की शिक्षा दिया जाए, यौन शिक्षा दिया जाए, बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए और उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए। किशोरों के प्रति वयस्क सा व्यवहार होना चाहिए, किशोरों के महत्व को मान्यता दिया जाना चाहिए, अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए और किशोरों के लिए दिशा निर्देश भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से गाइड ये चीजें रही। अब सोचिए आप कि ये जो किशोरा अवस्था है जिसको हम परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ये परिवर्तन है, अर्थात बहुत सारी परिवर्तन प्रायः इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें हम जाते जाते एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें कुछ आपको बता दें कि सबसे पहले आप ये जानिए कि किशोरा अवस्था यानी किशोरा अवस्था के अन्य नाम क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किशोरा अवस्था का अन्य नाम, यानी अन्य किन नामों से ये जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किशोरा अवस्था को, नोट करते जाइएगा, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है, अमूर्त चिंतन की अवस्था, ठीक। दूसरा आता है किशोरावस्था जीवन का स्वर्ण काल है, स्वर्णिम काल, इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। तीसरा ये एज ऑफ ब्यूटी है, यानी एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अटपटी व उलझन की आयु है, अटपटी व उलझन की आयु, ठीक है, उलझन की आयु, ठीक। पांचवा है वसंत काल है, ये वसंत काल कहते हैं इसको। अगला है छठा उथल पुथल कहते हैं,
उथल पुथल कहते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे हम लिख देते हैं इसको। ठीक है, हाँ, उथल पुथल कहते हैं। इसके अलावा आत्मसम्मान की आयु कहते हैं, आत्मसम्मान की आयु कहते हैं। ठीक, एक ये हो गया। इसके अलावा है अस्थिरता की आयु कहते हैं, अस्थिरता की आयु कहते हैं। इसके अलावा विद्रोह की भावना कहते हैं, विद्रोही भावना। ठीक है, तो ये किशोरावस्था के अन्य नाम, यानी कौन कौन से अन्य नाम है? पहला है अमूर्त चिंतन की अवस्था। ठीक है, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं इसको। दूसरा है स्वर्णिम काल कहा जाता है। तीसरा है एज ऑफ ब्यूटी। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ ब्यूटी किस आयु को कहा जाता है? स्वर्णिम काल किस आयु को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वर्णिम काल किस आयु को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। एज ऑफ ब्यूटी किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। इसके बाद अटपटी या उलझन की आयु कहा जाता है। ठीक, अटपटी या उलझन की आयु। इसके बाद बसंत काल कहा जाता है। फिर उथल पुथल की आयु कही जाती है इसको। इसके बाद आत्मसम्मान की आयु कही जाती है, अस्थिरता की आयु कही जाती है, और विद्रोह की भावना कही जाती है। यानी ये चीजें अन्य नाम से जाने जाते हैं। अक्सर मिल जाता है कि आत्मसम्मान का काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। अस्थिरता का काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। या फिर विद्रोह की भावना किस काल को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। उथल पुथल की आयु किस काल को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। बसंत काल किसको कहते हैं? अक्सर ये भी एग्जाम में मिल जाता है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप कि बसंत काल किसको कहते हैं? किशोरावस्था, एज ऑफ ब्यूटी, स्वर्णिम काल। तो ये जो है कुछ अन्य नाम थे जो किशोरावस्था के नाम से जाने जाते हैं, और एग्जाम में अक्सर मिल जाता है कि किशोरावस्था के अन्य कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।